प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कोड नंबर 802 प्रथम वर्ष का, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इसका वन शॉट वीडियो जो है आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 801 सब्जेक्ट देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर, हमारे व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है व्हाट्सएप नंबर हमारा क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 8469022568। इस नंबर पे आप बिल्कुल साफ पीडीएफ बनाकर भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो उसका आंसर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इससे पहले हमने आपको 801 सब्जेक्ट करा दिया है। नोट्स के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स आपके सभी के अपडेट कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो मुख्य महत्व लिखिए। तो अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो केवल आपको इसके नाम ही लिखने हैं। जैसे शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो महत्व निम्नलिखित हैं या मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें आप बता देंगे कि एक तो है सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का विकास करना और दूसरा सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देना। ये राज्य के दो प्रमुख महत्व हैं शिक्षा की दृष्टि से। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का विकास यानी कि राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वह सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए। इतना लिख दोगे ये बहुत है 2 नंबर में। दूसरी पॉइंट को भी लिखना है, लेकिन पहले पॉइंट में एक लाइन ही लिख दोगे वो बहुत है। और दूसरे पॉइंट में सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा, तो राज्य शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने का कार्य करता है। इतना भी लिख दोगे तो 2 नंबर में काफ़ी होता है, लेकिन मैंने आपको डिटेल आंसर दिया है और बिल्कुल सिंपल शब्दों में। इसको तो 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी जितने भी सॉल्यूशंस बताऊंगा वो सारे के सारे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो दूसरा प्रश्न है उसकी बात करें, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आधार पर किए गए वर्गीकरण से है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के लोगों को उनके पद प्रतिष्ठा, धन, जाति, शिक्षा या अन्य मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना आप लिख दोगे। 3 नंबर आएगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना होगा, तो ये ध्यान रखना है कि आपको लिखना कितना है। यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूपों में जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, लिंग भेद और आर्थिक असमानता शामिल है। यह व्यवस्था समाज में असमानताओं को जन्म देती है, मतलब समाज में असमानता होती है, भेदभाव हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, जिससे कुछ वर्ग विशेष लाभ की स्थिति में होते हैं जबकि अन्य वंचित रह जाते हैं। यानी कि कुछ वर्गों को तो लाभ मिलता है और कुछ वर्गों को वो लाभ नहीं मिल पाता है। ये सामाजिक स्थिरीकरण में देखा जाता है। और शिक्षा की दृष्टि से, ये तो आप इसको भी लिखेंगे तो भी सही है। अगर आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर दे, शिक्षा की दृष्टि से सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो केवल आपको ये लाइन ही लिखनी है। शिक्षा शिक्षा की दृष्टि से सामाजिक स्थिरीकरण का प्रभाव यह होता है कि निम्न वर्ग या वंचित समूहों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते। इसलिए शिक्षा नीति का उद्देश्य होता है कि सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान कर इस असमानता को कम किया जाए। ठीक है, तो शिक्षा की दृष्टि से पूछेगा तो आपको ये लिखना है, या चाहें तो आप सामाजिक स्थिरीकरण से क्या समझते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है सामाजिक स्थिरीकरण का, ये जो है डेफिनेशन बेस्ट है। शिक्षा की दृष्टि से ये बेस्ट है। आप शिक्षा की दृष्टि जरूर मेंशन करेंगे। अगर आप शिक्षा की दृष्टि से लिखते हैं तो ये चीज जरूर लिख देना, शिक्षा की दृष्टि से। आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आधुनिकरण से तात्पर्य है पारंपरिक सोच, व्यवस्थाओं और जीवन शैली में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी विकास और आधुनिक मूल्यों के आधार पर परिवर्तन लाना। ठीक है, आधुनिकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब आने वाले समय में कितना जो है आपका बदलाव होता है, उसको बोलते हैं आधुनिकरण। कितना आधुनिकरण हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना मॉडर्न जमाना बनता गया है, उसी को मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण कहा जाता है। तो आधुनिकरण से क्या तात्पर्य होता है, जो पारंपरिक सोच होती है या जो परंपरा, हमारी परंपरा चली आ रही है जिसमें उसमें व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम जीवन शैली जीते हैं, उसमें अगर हम वैज्ञानिक सोच को, विकास की तकनीक को या तकनीकी विकास को और आधुनिक मूल्यों के आधार पर जो है हम परिवर्तन लाते हैं,
तो उसी को हम आधुनिकरण कहते हैं, आधुनिकरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगतिशील और विकसित बनता है। ठीक है, तो आधुनिकरण की ये जो है डेफिनेशन या तात्पर्य आप बता सकते हैं। आधुनिकरण के बारे में थोड़ा सा और लिखना चाहें तो आधुनिकरण के मुख्य लक्षणों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ध्यान रखें, आधुनिकरण के मुख्य लक्ष्यों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आधुनिकरण के मुख्य लक्षणों में जो है क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार, शिक्षा का प्रसार, स्त्री पुरुष समानता और लोकतांत्रिक सोच और सामाजिक न्याय की भावना शामिल है। आधुनिकरण के मुख्य लक्षणों में क्या क्या शामिल है, तो ये सब चीजें शामिल है, ध्यान रखना है। हर चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज अच्छी तरीके से बताई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकरण का अर्थ आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकरण का अर्थ। ठीक है, तो नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी उपकरणों जैसे स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को अपनाना ताकि विद्यार्थी आधुनिक समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढल सकें, इसी को बोलते हैं आज शिक्षा में आधुनिकरण। ठीक है, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखनी है, दो पूछिए तो दो ही लिखें, तीन ना लिखें, आप अपना समय वेस्ट ना करें, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे उसके। तो भारतीय संविधान की प्रमुख दो विशेषताएं हम लिख सकते हैं। पहला तो ये जो हमारा संविधान है ये लिखित एवं विस्तृत संविधान है, और दूसरा जो है हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं लिखित एवं विस्तृत संविधान, यानी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यस, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखित संविधान इंडिया का ही है, भारत का ही है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की संरचना कैसी है, नगर पालिका, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, इस तरह से। ठीक है, तो सरकार की संरचना, कार्य प्रणाली और नीति निर्देशक तत्वों का विवरण, विस्तृत विवरण देखा जाता है, मिलता है। और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान राज्य को किसी भी धर्म से निष्पक्ष और समान दूरी बनाए रखने का निर्देश देती है, यानी कि किसी धर्म के अगेंस्ट में सरकार नहीं बोल सकती है, राज्य उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान समझेगा। इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों का समान आदर और स्वतंत्रता प्राप्त है, और किसी राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता कि चलो हिंदू को सपोर्ट करो, मुसलमानों को दबा दो, या ईसाइयों को सपोर्ट करो, क्रिश्चियनों को दबा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब समान है राष्ट्रीय संविधान जो है भारत का, उसके अंदर। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो ये धर्मनिरपेक्षता पे आप ये वाला लिख देंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों को समान आदर और स्वतंत्रता देना, ताकि किसी और किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ होता है। यहाँ पर लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताने। लोकतंत्र में शिक्षा के कोई दो उद्देश्य, भाई शिक्षा का क्या उद्देश्य है लोकतंत्र के अंदर, तो जागरूक नागरिकों का निर्माण करता है शिक्षा। ठीक है, सहिष्णुता और समानता की भावना का विकास करता है शिक्षा। तो शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, ताकि वे जिम्मेदार और सक्रिय लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर सके। तो जागरूक नागरिकों का निर्माण कर, जागरूक मतलब क्या होता है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हो जाएं, ताकि वो सक्रिय एक अच्छा लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर सकें। सहिष्णुता, समानता की भावना का विकास करना, यानी शिक्षा नागरिकों में सहनशीलता, सामाजिक समानता, विचारों की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है, जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। दो अगर लिखने हैं तो दो आप ही लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबल मतलब कि पूरे सांसारिक की बात हो रही है। तो वैश्वीकरण के दो प्रमुख लाभ क्या है, आर्थिक विकास में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश, व्यापार और तकनीकी का आदान प्रदान बढ़ता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति तेज होती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और दूसरा हम लिख सकते हैं इसका लाभ क्या हो सकता है, ज्ञान और तकनीकी का आदान प्रदान, यानी कि वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी की जानकारी साझा होती है, जिससे शिक्षा प्रणाली आधुनिक बनती है और विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो शिक्षक के किन्हीं दो व्यावसायिक गुणों को लिखना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शिक्षक के दो प्रमुख व्यावसायिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। एक नेतिकता और अनुशासन, एक शिक्षक को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे वह छात्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। विषय में दक्षता या विषय का ज्ञान, शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान और अत्यंत जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षित कर सके। ठीक है, तो ये दो जो है
व्यवसायिक गुण है। नोट्स में आपको बहुत सारे व्यवसायिक गुण मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फटाफट जो बेहतर हो सकता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से आंसर्स देंगे, यहाँ पे देने का प्रयास ये है। बाकी नोट्स तो आप व्हाट्सएप पे प्राप्त करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता चुका हूं, और नोटिफिकेशंस भी हमेशा चैनल जिसने सब्सक्राइब किया है उसको पता चल जाता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है? तो हम पहले बता देंगे कि हम इस अवसरों, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या समझते हैं, और फिर बताएंगे शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्या है। ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जब अलग अलग पूछेगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड होगा, अगर ये एक साथ पूछता है तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे शिक्षा में अवसरों की समानता से तात्पर्य हम बोल देंगे, शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ है कि समाज के हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, को, है ना, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। यानी कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, वर्ग का हो, क्षेत्र का हो, या वो किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, यानी कि वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, या बहुत ज्यादा अमीर हो। इसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त कर शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और न्याय संगत बनाना है। इसमें अब दूसरा जो है आवश्यकता की बात की गई थी, तो शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्या क्या है, तो कुछ बिंदुओं में हम समझा सकते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो है शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए भी शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है, और समानता और समावेशन के लिए भी शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है। एक तो ये होता है लिखने का तरीका, और एक होता है आप पॉइंट को डिस्क्राइब कर दें। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, यानी कि इससे वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का अवसर मिलता है। मुख्य धारा मतलब कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित हैं, उनको नॉर्मल लोगों के साथ जो है, नॉर्मल यानी कि सामान्य वर्गों के साथ जो है जोड़ने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र की मूल भावना को समझते हैं और निभाते हैं, यानी कि लोकतंत्र मजबूत होता है। आर्थिक विकास के लिए, यानी कि समान शैक्षिक अवसर सभी को अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान देने का मौका देते हैं, जिससे राष्ट्र की प्रगति होती है। समानता और समावेशन के लिए यह भेदभाव, असमानता, सामाजिक स्तरीकरण को कम करने में सहायक होता है। तो जरूरी नहीं है कि जब आपका क्वेश्चन छोटा पूछा जाए तो आप इतने सारे पॉइंट लिखें, आप पॉइंट को कम कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल्ड आंसर है, आपको केवल देखना है कि अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है तो एक लाइन भी चल जाता है, या फिर आपको 2 पॉइंट लिखने होते हैं। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं। 2 नंबर से थोड़े से ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें कि 4 पॉइंट लिखें। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कोशिश करें कि 5 पॉइंट उसमें लिखें, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कोशिश करें कि आप 6 पॉइंट लिखें। यानी कि जितने नंबर के क्वेश्चन है उससे एक अधिक पॉइंट आपको लिखने का प्रयास करना है, ताकि आपके नंबर ना कट पाए। अगर कोई पॉइंट गलत भी हो जाए तो भी सही हो जाए, और साथ ही साथ अब जितना आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद करेंगे, तो आप अगर एक कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आप उतने पॉइंट तो लिख पाएंगे जितने का नंबर आपके क्वेश्चन का है। यानी कि 5 पॉइंट का, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आपको 6 पॉइंट लिखने थे, लेकिन आप मजबूरी वश या भूलने की वजह से आप 5 पॉइंट लिखे, तो भी आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 5 पॉइंट नहीं लिख पाए, अगर 4 पॉइंट लिखते हैं तो फिर भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक पॉइंट अधिक लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रकार के बारे में बताइए। जो निजी प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उसके प्रकारों के बारे में बताना है। यानी कि निजी संस्थाएं कैसी होती है? जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, जो प्राइवेट स्कूल जिसको हम बोलते हैं, जिसको निजी स्वामित्व, जैसे कि आपने भी एडमिशन लिया होगा कई प्राइवेट संस्थाओं से लिया होगा, है ना। सरकारी स्कूलों में आपका दाखिला बहुत बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो निजी शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य कुछ प्रकार हैं जिनको हमने यहाँ पे दिया है। निजी निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, या निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय या कॉलेज जिसको बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज, है ना। और कोचिंग और ट्यूशन केंद्र जो हमारे के घर में भी खोलते हैं और दुकानों में भी खोलते हैं, ऑफिस भी बनाते हैं उसका। और विकल्पपूर्ण या विशेष शिक्षण संस्थाएं, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल दिया है, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ भी समझाने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा एनसीईआरटी के बारे में
आपसे पूछ रहा है कि इसके मेन स्कोप क्या हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार और विकास में योगदान करता है। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ये कार्य मतलब करता है, तो किस किस चीज के लिए ये जो है उत्तरदायी है, तो बोल सकते हैं शैक्षिक अनुसंधान और विकास करना। एनसीईआरटी शैक्षिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षा से संबंधित नए दृष्टिकोण, अध्यापन विधियां, रणनीतियां विकसित करता है। इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैंने डिटेल में आपको आंसर दिया। ध्यान रखना, आपको जितना याद होता है उतना याद करें, रटने का प्रयास ना करें। इसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धतियां और शिक्षा में सुधार की दिशा में अनुसंधान किया जाता है। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक लाइन जो है, अगर आप यहां तक भी लिखते हैं, इस जगह पे तक भी लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं इस पॉइंट में, तो भी आपका आंसर पूरा सही माना जाएगा। अगर आपको आपकी याददाश्त अच्छी है तो आप आगे का भी चरण याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। तो एनसीईआरटी के द्वारा आप जानते हैं बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। अगर आपने 10वीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़ी होगी मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है, तो एनसीईआरटी से क्या होता है कि एनसीईआरटी सभी जगह है, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा बुकें जारी की जाती है। पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है, कभी सिलेबस को कम किया जाता है, कभी सिलेबस को ज़्यादा किया जाता है, कभी कभी सिलेबस को चेंज किया जाता है। तो सारा का सारा पाठ्यक्रम पुस्तकों और निर्माण जो है एनसीईआरटी करती है। ठीक है, ये भारतीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास करती है। इन पुस्तकों में विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त सामग्री होती है। ठीक है, और जो विभिन्न बोर्डों जैसे सीबीएसई के पाठ्यक्रम से मेल खाती हैं, इस तरह का पुस्तकें डेवलप करती हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देती है ये। ठीक है, एनसीईआरटी शिक्षा और प्रशिक्षण में भी सक्रिय है। शैक्षिक सामग्री और संसाधनों का विकास भी करती है, जैसे कि डिजिटल उपकरण, शिक्षण सामग्री है ना, शिक्षण विधियों का और संसाधनों का निर्माण भी करती है, इसमें सक्रिय रहती है। और शिक्षा नीति और योजनाओं का सुझाव, एनसीईआरटी शिक्षा नीति भी बनाती है, किस तरह की योजनाएं जो है हमारा शिक्षा प्रणाली के लिए बेहतर हो सकती है, उसका भी ये सुझाव या मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विचार विमर्श और नीति निर्माण में भी सहयोग करती है। इसी तरह से आपका राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, जिसको एनसीटीई बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, तो यहाँ पर जो होता है क्या आता है, भारत सरकार के तहत एक मुख्य संस्थान है। यह कौन सी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है भारत सरकार के तहत एक मुख्य संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा प्रणाली को सुधारना और उसे अधिक प्रभावी बनाना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसके कार्य आप आसानी से एक एक लाइन में बता सकते हैं। मैंने बहुत सारे लिखे हैं पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन सभी पॉइंटों को रटना है। एटलीस्ट आप 6 पॉइंट हमेशा याद करें। जितने भी पॉइंट दिए जाएंगे उसमें से 6 पॉइंट जो आपको सही लगे, याद हो जाए, उसको 6 पॉइंट कम से कम याद करें। मैं हमेशा बोलता हूँ 6 पॉइंट से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट तो कम से कम है और मैक्सिमम आप 6 पॉइंट याद करें। तो इसके जो मेन कार्य हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के, तो एनसीटीई का जो है एक पहला काम है शिक्षक प्रशिक्षण मानकों का निर्धारण। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा, आप पढ़ोगे तो आराम से। मानकों मतलब स्टैंडर्ड का निर्माण करना। ठीक है, मानक मतलब स्टैंडर्ड्स। एनसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक यानी कि स्टैंडर्ड, एन दिशा निर्देश, ठीक है, गाइडलाइंस जिसको बोलते हैं। तो मानक यानी स्टैंडर्ड भी निर्धारित करती है और दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन भी निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और वे मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये मानकों का निर्धारण करती है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता, ठीक है, उनकी मान्यता जो है उसको भी प्रदान करती है। जिसको भी मान्यता मिलती है उनको मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, इस तरह से शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम का शैक्षिक सामग्री का विकास भी करती है। ठीक है, शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए कार्यक्रम का आयोजन, यानी कि कई कार्यशालाओं का आयोजन करती है, सेमिनारों का आयोजन करती है, ताकि जो है प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन से उनका विकास हो सके, उसकी शिक्षा पद्धति में सुधार हो सके। ठीक है, इस तरह से शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। ठीक है, इसी तरह से शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसी तरह से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी और मूल्यांकन करना भी इसका जो है कार्य है। ठीक है, ये क्या करती है,
सभी प्रशिक्षण संस्थानें उन पर निगरानी रखती है, ठीक है, उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन समय समय पर करती है, जिसको ऑडिट बोला जाता है, मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में यहाँ पे मैंने बताया है, जिसको आपको पढ़ते ही तुरंत याद हो जाएगा। पॉइंट याद करना मेन आपको ध्यान रखना है। शाल्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं? शाल्य संस्कृति की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। शाल्य संस्कृति आप सभी जानते हैं, नोट्स में भी प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। शाल्य संस्कृति से तात्पर्य विद्यालय में विद्यमान सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक वातावरण से है, जो छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन के बीच संबंधों, मूल्यों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। शाल्य संस्कृति से मतलब कि विद्यालय की संस्कृति का तात्पर्य है कि विद्यालय में विद्यमान जो भी सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक और सांस्कृतिक वातावरण है, ठीक है, उसी को हम शाल्य संस्कृति बोलते हैं। ये क्या है? जो क्या करती है? जो छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन के बीच संबंधों, मूल्यों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। यह एक प्रकार की जीवन शैली होती है, यानी कि विद्यालय की जीवन शैली है। विद्यालय में जो चलता है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो विद्यालय की एक जीवन शैली है जिसमें विद्यालय की मान्यताएं, परंपराएं, नियम, निर्देश और सामाजिक दृष्टिकोण शामिल होते हैं। शाल्य संस्कृति का निर्माण विद्यार्थियों के अनुभवों, विद्यालय की आंतरिक नीतियों और शिक्षण दृष्टिकोण के आधार पर होता है। किस तरह का शाल्य संस्कृति उस विद्यालय का है, वहाँ के विद्यार्थी के कैसे अनुभव हैं, ठीक है, विद्यालय की आंतरिक नीति कैसी है और शिक्षक या शिक्षण दृष्टिकोण का कैसा है, उसी के आधार पर जो है शाल्य संस्कृति उस विद्यालय की विकसित होती है। अब जो प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनके बारे में बता सकते हैं, समानता और समावेशन, ठीक है, और दूसरी विशेषता बता सकते हैं सामाजिक और शैक्षिक विकास का समावेशन। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल मैंने आंसर दिया, इसको पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है समाज से क्या तात्पर्य है? समाज की प्रमुख दो आवश्यकताओं को लिखिए। तो समाज क्या होता है? समाज से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिसमें व्यक्ति एक साथ मिलकर एक साझा संस्कृति या संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक जीवन जीते हैं। यानी कि इसमें जो है वर्ग समूह मिल करके क्या है, व्यक्ति जो मिल करके एक साझा संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक जीवन को जीते हैं, वही समाज कहलाता है। समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ विविध रूपों से जुड़े होते हैं, जैसे कोई परिवार से जुड़ा होता है, कोई समूह से, कोई समुदाय से, कोई राष्ट्र से। समाज की जो प्रमुख दो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में हम बात करें तो सामाजिक संरचना और व्यवस्था, क्योंकि समाज जो है वो सामाजिक संरचना के द्वारा ही जुड़ा रहता है, उसकी एक व्यवस्था होती है। समाज के सुचारू संचालन के लिए एक निश्चित संरचना और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसमें परिवार, सरकार, कानून, शिक्षा और अन्य संस्थाएं शामिल होती हैं जो समाज के सदस्यों के बीच सहयोग और समन्वय बनाए रखती हैं। ये संरचना समाज में शांति, न्याय और सामंजस्य स्थापित करती है। इसी तरह सामाजिक सहयोग और संबंध, तो समाज में क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है कि सहयोग बढ़े, ठीक है, संबंध बढ़े। समाज की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है सदस्यों के बीच सहयोग और संबंध। यह सहयोग समाज के विकास और सदस्यों के कल्याण के लिए आवश्यक है। हर सदस्य को समाज में अपनी भूमिका निभानी होती है, जिससे समाज की समग्र प्रगति संभव होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भैया जब प्रस्तावना है उसकी प्रमुख 3 विशेषताएं क्या है उसके बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारतीय राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। यह भारतीय राज्य के बुनियादी लक्ष्यों और आदर्शों की पहचान है। इसकी प्रस्तावना की 3 विशेषताएं जो हम बता सकते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत इसका। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारतीय राज्य का शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की इच्छा के अनुसार होगा। लोकतांत्रिक सिद्धांत ये कहता है। लोकतंत्र की परिभाषा भी यही होती है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत भी यही कहता है और लोकतंत्र की परिभाषा भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। यह नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सरकार चुनने का अधिकार प्रदान करता है। समानता और न्याय की स्थापना, प्रस्तावना में समानता और सामाजिक न्याय का उल्लेख है। यह सुनिश्चित करती है या करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर, अधिकार और न्याय प्राप्त हो, चाहे वो उसका जाति, लिंग, धर्म और समाज में कोई भी स्थिति हो। संप्रभुता, प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब है कि भारत का शासन स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होगा और वह किसी अन्य देश या शक्ति से नियंत्रित नहीं होगा। संप्रभुता का मतलब ये हो गया, भारत की संप्रभुता के तहत वह अपनी नीति और निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेगा। इस तरह से जो है इसकी प्रमुख जो विशेषताएं प्रस्तावना की हम लिख सकते हैं। आगे जो अपना क्वेश्चन है, शिक्षा के किन्हीं 3 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो 3 संवैधानिक
जो प्रावधान है वो कौन कौन से, एक तो शिक्षा का अधिकार है, एक शिक्षा का विकास है, और शिक्षा का स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार है। ये तीनों हैं और तीनों जो है अलग अलग धाराओं से जुड़े हुए हैं। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये धारा 21A में आता है, शिक्षा का विकास जो है धारा 45 में आता है, और शिक्षा का स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार जो है धारा 29 में आता है। ये धाराएं आपको बताने के लिए दी गई हैं कि ये जो है इसमें धाराएं आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी धारा किस में आती है। तो मैंने मेंशन किया है कि आपको धारा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रहे, ये इन धाराओं में आता है, ठीक है। अब बात करें इनके डिटेल के बारे में, तो डिटेल बहुत सिंपल सी है जिसको आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल लिखी गई है बहुत सिंपल शब्दों में लिखी गई है, तो इसको पढ़ने ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पढ़ोगे तो आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप सभी जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार परियोजना है जिसे 1987 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बुनियादी ढांचे को सुधारना था। प्राथमिक जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक जिनको शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा की स्तर की, उसको सुधारना था ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा मिल सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इन स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान करना था, ठीक है। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। अब इस परियोजना के मुख्य विशेषताएं क्या है, शाल्य सुविधाओं में सुधार, भाई इसका काम ही था सुधार करना, तो शाल्य सुविधाओं में सुधार करना, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण देना, यानी वो शिक्षकों को रखना भी नौकरी पे और उनको प्रशिक्षण भी देना, भौतिक तत्व और शैक्षिक सामग्री का प्रावधान करना। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट लिखें, याद रखिएगा मैंने बताया है कि पॉइंट आपको तभी लिखने हैं जब आपका क्वेश्चन बड़ा हो, उतने पॉइंट के हिसाब से चलना है आपको। शैक्षिक पर्यावरण का सुधार करना, इसमें सभी के डिटेल मैंने आंसर दिए हुए हैं, और नागरिकों और समुदाय की भागीदारी, ठीक है। ये भी जो है क्या करना है, शालेय संस्कृति जो है या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो विशेषता है उसमें ये भी आता है कि नागरिकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है, संयोग करना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे बालिकाओं यानी लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह योजना खास तौर पर बालिकाओं के प्रारंभिक स्तर की शिक्षा यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ताकि बालिकाओं को समाज में समान अधिकार, अवसर और शिक्षा मिल सके। यह योजना 21वीं सदी में बालिकाओं के लिए समान शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना के उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, ठीक है, बालिकाओं में सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण करना और लिंग भेदभाव को समाप्त करना। ये सारी की सारी जो है प्रमुख उद्देश्य थे प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना के। इसकी डिटेल आंसर मैंने दे रखी है, बहुत ही सिंपल शब्दों में पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। मैंने इस बार जितने भी आपके सॉल्यूशंस दिए हैं इतने सिंपल शब्दों में देने का प्रयास किया है कि इसको प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, प्रजातंत्र के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। प्रजातंत्र जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं एक शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार होता है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया जनता की इच्छा और जरूरतों के आधार पर होती है और इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। प्रजातंत्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि सरकार का काम जनता की भलाई के लिए होता है और इसका नेतृत्व जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि नेता के द्वारा होता है। प्रजातंत्र के 2 गुण कौन से हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार एक पहला गुण है और दूसरा गुण है न्यायपूर्ण और पारदर्शी शासन, ठीक है। ये 2 गुण हैं, दोनों गुणों के बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा की गई है, आप इसको पढ़ के भी आसानी से याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, भूमंडलीकरण का क्या आशय है, भूमंडलीकरण के प्रमुख 2 लाभ लिखिए। तो भूमंडलीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, हमने स्टार्टिंग में भी अभी पढ़ा था इसके बारे में, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों का विस्तार होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया विभिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ती है और उनके बीच व्यापार, विचार, प्रौद्योगिकी, जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान तेज करती है। भूमंडलीकरण का प्रभाव विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है, जैसे कि व्यापार, शिक्षा, संचार, संस्कृति और जीवन शैली। भूमंडलीकरण के दो लाभ जो है आर्थिक विकास और व्यापार का विस्तार होगा। जब भाई हमारे जब संबंध सुधरेंगे, ठीक है, संबंधों का विस्तार होगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास और व्यापार का भी विस्तार होगा। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे आंसर मैंने दिया हुआ है। और दूसरा आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विविधता का प्रसार। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक रूप से वंचित से आप क्या समझते हैं, क्या से है वंचित बालकों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। वंचित बालक की क्या समस्या है। तो सामाजिक रूप से वंचित से तात्पर्य उन व्यक्ति या समूहों से जिन्हें समाज के मुख्य धारा यानी मुख्य वर्ग से बाहर रखा जाता है और जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। वंचित वर्ग में गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जातियां जिसको एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियां एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के लोग आते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से असमानताएं झेलते हैं। यह वंचनाएं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में समान अवसरों की कमी के रूप में सामने आती हैं। तो वंचित समाज, सामाजिक रूप से वंचित का तात्पर्य केवल आपको एक दो लाइनों में ही बता देनी है, परंतु ये डिटेल में थोड़ा सा आंसर है ताकि इसको आप समझ पाएं। आप इतना भी लिख सकते हैं जितना हमने पढ़ा है, इसमें से एक आधा लाइन कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वंचित बच्चों की प्रमुख समस्याएं क्या होती है, तो शिक्षा तक उनकी सीमित पहुंच होती है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, डिटेल आंसर यहाँ पे दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है वंचित बालकों की, क्योंकि इनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती है और सामाजिक भेदभाव का और शोषण भी होता रहता है। अगला जो प्रश्न है, अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। तो अपवंचना एक सामाजिक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति या समूह को समाज से बाहर कर दिया जाता है। इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, जिसको समाज से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है, यानी कि अंत, खात्मे, मतलब उनका जो है अंत होने वाला है या उनका खात्मा होने वाला है। हाशिया उसको बोलते हैं अंत। ठीक है, तो दोबारा बोल देता हूं, सामाजिक अपवंचना एक सामाजिक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है, यानी कि किनारे पे। ठीक है, किनारा यानी कि अंत छोर, तो हाशिए पे रखा जाता है। इसका मतलब है कि उनका अंत कभी भी हो सकता है। अपवंचित समूहों में विशेष रूप से गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्ग आते हैं। अपवंचना का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इन बच्चों और व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसरों को सीमित करता है। ठीक है, क्योंकि यह इन बच्चों के लिए, अपवंचना जो है इन बच्चों के लिए और व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसरों को सीमित करता है। अपवंचना का शिक्षा पर प्रभाव आपसे पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अपवंचना क्या होती है ये समझ में आ गया। तो इसका प्रभाव बात करें तो प्रभाव क्या होता है, शिक्षा तक सीमित पहुंच हो जाती है। ठीक है, शिक्षा में असमानता देखने को मिलती है, सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। उसके अलावा शारीरिक और मानसिक विकास पर भी असर देखने को मिलता है। अपवंचना को दूर करने के उपाय, ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो हेडलाइन है आपसे पूछ सकता है अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, लिखिए, तो आप इनको लिखना पड़ेगा। अपवंचना को दूर करने के प्रमुख उपायों को लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, या साथ में पूरा लंबा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये सारे पॉइंटों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, अपवंचना को दूर करने का उपाय क्या है कि भाई शिक्षा तक सभी को समान पहुंच हो, सभी लोग जो है समान शिक्षा प्राप्त करें तो अपवंचना दूर हो जाएगी। विशेष कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण करें तो अपवंचना दूर हो जाएगी। और समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ाएंगे तो भी अपवंचना दूर हो जाएगी। इनका डिटेल आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको पूरा हेडलाइन जो क्लियर हो जाएगा। सारे हेडलाइन को क्लियर करने के लिए नीचे इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वर्णन छोटा छोटा करा हुआ है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता, देखो शिक्षकों को जो है विशेष रूप से अपवंचित बच्चों के लिए प्रशिक्षण करना चाहिए, यानी कि उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, उनको जो है तैयार करना चाहिए। ठीक है, और सामाजिक सुधार योजनाएं बनानी चाहिए, तो इससे अपवंचनाएं जो है दूर हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। इसके बाद है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के
प्रमुख किन्हीं 5 धाराओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे धाराओं की बात हो रही है, तो 5 धाराएं कौन कौन सी है। पहले तो हम बात करें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है क्या, तो थोड़ा समझ लेते हैं। कभी कभी पूछता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, या से क्या से है, या समझाइए, कुछ भी पूछे। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2009 में लागू किया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है। यह अधिनियम बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं जो हैं कुछ हैं, जो हम 5 धाराओं की बात कर रहे हैं। तो धारा 3 जो है क्या कहती है, इसमें धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है। धारा 12 कहती है प्रवेश में आरक्षण। धारा 14 कहती है कक्षा में अधिभार की सीमा, मतलब बच्चों की एक सीमा के भीतर जो है रखा जाए, मतलब 50 स्टूडेंट बैठा दिए जहां 25 की जगह थी या 40 की जगह थी, तो उस तरह से, ठीक है। और जो है धारा 16 शिक्षा की पात्रता और प्रशिक्षण, और धारा 18 जो कि स्कूल का मानक और इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बिल्डिंग के बारे में है। तो धाराओं को याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज है धाराओं को याद रखना। आप डायरेक्ट धारा भी लिख सकते हैं, या फिर आप धाराएं याद नहीं करना चाहते तो आप हेडलाइन जरूर याद रखेंगे। सभी हेडलाइन के नीचे इनका विस्तृत स्वरूप यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ते ही हर एक हेडलाइन को समझ जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार करना, बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाना और विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण और अन्य वंचित समुदायों के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछ सकता है क्या समझते हैं, तो जैसे ये पूछा गया है तो इतना ही पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा ये समझाना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। अगर 1 नंबर का है तो थोड़ा सा आप लिखेंगे, यहाँ तक लिख देंगे शिक्षा प्रदान करना है। बस 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए काफ़ी होता है, 3 नंबर हो तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, उन लक्ष्यों को आपको बताना पड़ेगा। तो लक्ष्य की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला लक्ष्य जो है सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है। सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो इस तरह से जो हेडलाइन है ना वो सब विस्तार से यहाँ पे समझाया गया है। दूसरा जो है इसका लक्ष्य क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, मतलब शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाना। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जो कि मतलब कि अच्छी हो, उसकी प्रणाली अच्छी हो, समग्र विकास के लिए हो, इस तरह से। और शिक्षक की प्रशिक्षण और योग्यता में सुधार करना, लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त करना भी इसका लक्ष्य है। इस तरह से इसका लक्ष्य है शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा देना। और इसके अलावा जो है इसका लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा के दौरान अप आउट की दर में कमी, यानी कि इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने से बचाया जाए। अप आउट मतलब, सॉरी, अप आउट नहीं, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मतलब कि जो है बच्चा चल पढ़ते पढ़ते अचानक से स्कूल छोड़ देता है, ठीक है, या किसी कारणवश से नहीं पढ़ पाता है, तो उसकी दर में कमी करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रभावकारी तत्वों का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज में समय के साथ होने वाले संरचनात्मक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक बदलावों से है। यह बदलाव समाज की जीवन शैली, मान्यताएं, मूल्य, संस्थाएं और रिश्तों में परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। सामाजिक परिवर्तन किसी समाज के भीतर एक नया ढांचा या स्थिति उत्पन्न करता है जो उस समाज की मानसिकता, कार्य प्रणाली और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। आप पूरा नहीं लिख करके यहाँ तक भी लिख सकते दिखाई देते हैं तक। तो आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन के आंसर को कितना लिखना चाहते हैं या किस ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक रूप से या किसी बाहरी प्रभाव के कारण हो सकता है, ठीक है। यह
समाज की समृद्धि, उन्नति और जीवन शैली के सुधार के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन होना अनिवार्य है, नहीं तो पुरानी परंपराएं, मान्यताएं चलती रहती हैं। तो हर समय के हिसाब से सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। अब आगे जो है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लाभकारी तत्व। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लाभकारी तत्व जो है आपसे पूछे गए, सॉरी लाभकारी नहीं, प्रभावकारी, यहाँ पे प्रभावकारी पूछा है। ठीक है, तो इसमें आर्थिक बदलाव जो है पहला तत्व है, प्रौद्योगिकी का विकास दूसरा तत्व है, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार तीसरा तत्व है, इस तरह से चौथा तत्व, सांस्कृतिक बदलाव पांचवा, राजनीतिक और कानूनी बदलाव छठा जो है सामाजिक संघर्ष और आंदोलन, और सातवां पर्यावरणीय बदलाव। इनमें से कोई भी चार पाँच पॉइंट आप आराम से याद कर सकते हैं, 6 पॉइंट याद कर सकते हैं। और सारे पॉइंट जो हैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। आपने अभी तक जितना भी क्वेश्चन के आंसर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको याद करने लायक हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो शिक्षा समाज में बदलाव और सुधार लाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यह विचार, कौन सा विचार, ये वाला, यह विचार जो कि लिखा गया है क्वेश्चन में, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, का तात्पर्य है कि शिक्षा समाज में व्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर करने का प्रभावी तरीका है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता चल जाएगा शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण साधन है, उसका तात्पर्य क्या है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षा को मुख्य रूप से एक प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसकी व्याख्या करनी है, कथन की व्याख्या करनी है, तो हमने यहाँ व्याख्या की है। अब जो है व्याख्या में जागरूकता और मानसिकता में बदलाव। ठीक है, शिक्षा क्या कर सकता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है जागरूकता फैला सकता है, लोगों की सोच में बदलाव कर सकता है, समानता और न्याय की स्थापना कर सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ये सब कुछ संभव है। सामाजिक समरसता और सहिष्णुता और नई सोच और नवाचार और सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, सभी के डिटेल सॉल्यूशंस नीचे उस पॉइंट के दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ लेना। लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को प्रतिपादित कीजिए। यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करना है, और यहाँ पे तथा में लिखा गया लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में शिक्षा और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, देखिए अंतर है। ठीक है, तो लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, तो समानता पर आधारित शिक्षा होती है। लोकतंत्र में कैसा है, सभी को समानता के आधार पर शिक्षा मिलती है। समाज में जागरूकता का विकास, ठीक है, विविधता में एकता की भावना, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन। और अब बात करें, अगला जो पॉइंट पूछा है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो नागरिक साक्षरता और जागरूकता, ये उसका उद्देश्य है। समानता और न्याय की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, और सामाजिक सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य है। समाज में सहिष्णुता और सद्भाव का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। समाज की प्रगति में योगदान करना भी इसका उद्देश्य है। संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक और तैयार करना भी इसका उद्देश्य है। तो आप इस तरह से ये सारे प्रश्नों के आंसर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना आप चाहें एक एक लाइन भी तैयार कर सकते हैं। इन सभी पॉइंटों की एक लाइन भी लिखेंगे ना, जैसे आपको अगर एक एक लाइन देना है, जैसे समाज में सहिष्णुता और सद्भाव का प्रसार करना, तो आप इसमें केवल एक लाइन लिखिए, लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सहिष्णुता, समझ और एकता की भावना का विकास करना है। अगर आप केवल इतना भी लिखते हैं, लेकिन पॉइंट आपने लिखा है ये वाला, उसके साथ इतना लिखा है, तो आपका ये आंसर, ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट लिखना जरूरी है, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे, तो एग्जाम में लिखते समय आप जो है इस पॉइंट को इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, जैसे अंडरलाइन कर दिया, और इसके बारे में लिखा आपने, लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें समाज की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करे। बस इतना लिख देंगे, ये हेडलाइन डाल दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी कि इस पॉइंट का ये आंसर कंप्लीट हो गया। फिर अगले पॉइंट का एक लाइन लिखेंगे इस यहाँ तक, तो भी ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, पॉइंट मेन याद हो, उसका एक लाइन आपको याद हो, तो बहुत कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को प्रमुखता से प्रतिपादित कीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा के प्रमुख योगदान क्या हैं, वो आपको बताने हैं, यानी कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है। तो भाई, नागरिकों के लिए जागरूकता और साक्षरता जो है, ये इसका योगदान है, मतलब ये प्राप्त उनको देता है, नागरिकों को जागरूक करता है, उनको साक्षरता करवाता है, या
उसको ये अधिकार देता है, ठीक है, मदद करता है। समाज में समानता और सामाजिक न्याय का प्रचार करता है, ठीक है, सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रचार करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी करता है, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन और राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण, नैतिक और व्यक्तित्व का विकास, समाज के विकास में योगदान। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स में से जितना आप दो दो लाइन भी याद करना चाहें तो इनमें से दो दो लाइन भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेल सोल्यूशन आपको ये समझाने का प्रयास करता है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, हर पॉइंट का क्या मतलब है उसके नीचे लिखा गया है। इतने सिंपल शब्दों में लिखा गया है, कोई टेक्निकल कोई उचित अनुचित वर्ड नहीं है जो आपको समझ में न आए, सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा। इसके बाद जो है, शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिजीवता को प्रतिपादित कीजिए। शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिजीवता के को प्रतिपादित करना है, यानी उसके पहलू को बताना है। तो शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षक की बुद्धिजीवता के प्रमुख पहलू, तो ज्ञान की गहराई और निरंतर अध्ययन, ठीक है, ये पहला पहलू है जिसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सिंपल। शिक्षक की बुद्धिजीवता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी उसकी ज्ञान की गहराई है, ठीक है, उसका पहला पहलू क्या है, उसकी ज्ञान की गहराई, तभी वो बुद्धिजीवी कहलाएगा। है समीक्षात्मक सोच, ठीक है। उसके अलावा जो है सृजनात्मक, कितना क्रिएटिव है वो, नई नई चीजें कितना सोच सकता है, नए नए ज्ञान कितना दे सकता है, किसी चीज को किस दृष्टि से देख सकता है, क्या उसका दृष्टिकोण रहता है, समाज और संस्कृति की समझ है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समाधान की क्षमता, समानता और निष्पक्षता का आदर्श, प्रेरणा और मार्गदर्शन। तो इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट है जिनमें आपको जो अच्छा पॉइंट लगे आप आराम से याद कर सकते हैं। सभी का डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। हर सोल्यूशन को हमने शॉर्ट से शॉर्ट, सिंपल से सिंपल वर्ड में लिखने का प्रयास किया है। आप चाहें तो दो दो लाइन, एक एक लाइन भी इसके याद कर सकते हैं। बाकी समझने के लिए एक बार जरूर पूरा पढ़ें। इसके बाद जो है, सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन करना है। तो सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षा और ज्ञान का प्रदान करता होता है, ठीक है। भूमिका क्या होती है, वो शिक्षा और ज्ञान का प्रदान करता होता है। समस्याओं का समाधान प्रदान करना उसका है, प्रेरणा और मोटिवेशन प्रदान करना, सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल विकास करना, न्याय और समानता की भावना का प्रचार करना, मनोबल और आत्मसम्मान का निर्माण करना, समय और जीवन प्रबंध करना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। महत्व की बात करें तो महत्व का क्वेश्चन अलग भी बन सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के विकास में सहायक, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। तो ये इसके जो है शिक्षक के महत्व हो जाएंगे सुविधादाता के रूप में। इसके बाद वंचित वर्ग से क्या आशय है, तो वंचित वर्ग से तात्पर्य हमने पढ़ लिया था ऊपर, लेकिन फिर भी अब छोटा क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं वंचित वर्ग से तात्पर्य उन वर्गों से है जो समाज में किसी न किसी कारणवश विकास और अवसरों से वंचित रहते हैं। इन वर्गों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से असमानता का सामना करना पड़ता है। वंचित वर्ग के लोग अक्सर अपनी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी अन्य सामाजिक स्थिति के कारण अन्य वर्गों से पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए किया गया है। यह आयोग भारत के अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, अल्पसंख्यक का मतलब हो जिसकी जनसंख्या कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक, पारसी और जैन के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों को या अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में हुआ और यह आयोग भारत सरकार के तहत काम करता है या तरह काम करता है। आयोग का उद्देश्य समाज में अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर और शिक्षा दिलाना है ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भेदभाव और असमानता की जांच करना इसका उद्देश्य है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाओं की सिफारिश करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक समरसता का प्रवर्धन करना इसका उद्देश्य है और अल्पसंख्यक मामलों पर जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा संविधान और कानूनों की समीक्षा करना भी, अगर कोई कानून किसी जाति, वर्ग, समुदाय के लिए सही नहीं है तो उसको भी जो है ये क्या करता है, समीक्षा कर सकता है, उसमें आलोचना कर सकता है, उसमें बदलाव लाने के लिए कह सकता है, ये इसका उद्देश्य है।
तो इस तरह से बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। सभी का जो नीचे डिटेल दिया है ना वो बहुत सिंपल है। सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समानता, सम्मान और अवसर की संभावना से है, चाहे उनकी जाति, धर्म, रंग, समाज और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सामाजिक न्याय का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी सामाजिक वर्गों और समुदायों को उनके बुनियादी अधिकार मिले, यानी बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक उनके अधिकार हैं वो मिले और वे किसी भी प्रकार के भेदभाव और असमानता का सामना ना करें। उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं? उदारीकरण शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में उन नीतियों और सुधारों को लागू करना है जो बाजार आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण से शिक्षा के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। उदारीकरण के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में सरकारी नियंत्रण को कम करके, सरकार जो है बहुत जगह नियंत्रण करती है, तो उदारीकरण शिक्षा में क्या होता है, सरकार का नियंत्रण कम किया जाता है, जिससे कि निजी क्षेत्र को अधिक अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके द्वारा शिक्षा में सुधार लाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उदारीकरण शिक्षा इस तरह की होती है। चेतनशील बुद्धिजीवता से क्या आशय है? तो चेतनशील बुद्धिजीवता से तात्पर्य ऐसे बुद्धिमत्ता जो केवल विचारों और ज्ञान की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज और मानवता के संदर्भ में उन विचारों का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग न केवल आत्मसंतुष्टि अपने लिए करता है, बल्कि समाज के सुधार और उत्थान के लिए भी करता है, तो उसी को चेतनशील बुद्धिजीवता कहते हैं। यह एक जागरूक और जिम्मेदार प्रकार की बुद्धिजीवता है जो न केवल अकादमिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी सक्रिय रूप से कार्य करती है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप पहले शिक्षक की भूमिका बताएंगे। ज्ञान का स्रोत होता है, प्रेरक और मार्गदर्शक होता है, आदर्श और अनुशासन का स्रोत होता है, संचार का माध्यम होता है, मूल्यांकन और सुधार, ठीक है, और सकारात्मक वातावरण का निर्माण। ये सारी चीजें प्रवृत्तियों और तकनीकी कौशलों का परिचय। इसके बाद में शिक्षक का महत्व क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सामाजिक परिवर्तन में योगदान करता है। इस तरह से स्मार्ट क्लासरूम और उन्नत शैक्षिक वातावरण का निर्माण करता है, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जीवन भर की शिक्षा का प्रवर्तक होता है। इसके बाद में सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। सामाजिक बदलावकर्ता में शिक्षक क्या कर सकता है? तो समानता और न्याय का प्रचारक, मानव अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी का विकास, उसके अलावा नैतिक और सामाजिक मूल्यों का पालन है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, शैक्षिक दृष्टिकोण से नवाचार और सुधार, समाज में समावेशन और विविधता का सम्मान। सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक के प्रमुख कार्य क्या है? तो अभी पहले ऊपर हमने देखा, तो इसमें जो है इसका भूमिका क्या है? भूमिका के बाद में अगर आपसे कार्य पूछे तो कार्य भी बता सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कार्य भूमिका पूछी गई है। सामाजिक समस्या पर शिक्षा देना, सामाजिक समस्याओं पर शिक्षा देना, और नैतिक शिक्षा और नेतृत्व कौशल का विकास करना, समाज के प्रति जागरूकता और सक्रिय भागीदारी विकसित करना है, शिक्षण विधियों में परिवर्तन और नवाचार लाना, मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार और समान अधिकारों और अवसरों की दिशा में कार्य। शिक्षा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है? निजीकरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के निजीकरण का तात्पर्य होता है कि सरकारी शिक्षा के क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाती है, यानी कि प्राइवेट जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, संस्थाएं वो खोली जाती हैं। इसमें शैक्षिक संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। निजीकरण के तहत सरकार की भूमिका शिक्षण के निर्माण में कम हो जाती है और प्रबंधन, देखते हो कि जो स्कूल्स हैं उनकी अपनी अपने हिसाब से वो बुक्स लगा देते हैं अपने हिसाब से, वो निजीकरण इसी को कहते हैं। अपने हिसाब से सिलेबस रखना, अपने हिसाब से बुक रखना, ये सब। और प्रबंध, संचालन, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक चयन आदि की जिम्मेदारी निजी संस्थानों को सौंप दी जाती है। निजीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो हम ये बता देंगे कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के लिए जो है निजीकरण किया जाता है। शैक्षिक संस्थानों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निजीकरण है। सरकारी संसाधनों की कमी होती है तो निजीकरण किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं तो निजीकरण किया जाता है। पारंपरिक सरकारी शिक्षा के सीमित अवसर हैं इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति और शिक्षा का चयन जो है किस प्रकार का है उसके लिए निजीकरण। और नवीनतम तकनीकी और शैक्षिक नवाचार का समावेश। जो निजीकरण है वहाँ पर आपको स्मार्ट क्लासेस जो है, क्लासरूम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसलिए निजीकरण किया जाता है।
बाकी सरकारी स्कूलों में तो आपको बैठने के लिए टेबल भी नहीं मिलेगा और ब्लैक बोर्ड भी ऐसा टूटा फूटा मिलता है। तो इस तरह से निजीकरण की ये आवश्यकताएं हैं जो अभी हमने पढ़े। निजीकरण के प्रभाव और चुनौतियां क्या हो सकती हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि निजीकरण के प्रभाव और चुनौतियां बताइए। ठीक है, तो आप सकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं, इसमें नकारात्मक प्रभाव भी बता सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने अलग से ये बताया है कि निजीकरण के प्रभाव या चुनौतियां क्या हो सकती हैं, तो आप बता सकते हैं। विद्यालय से क्या समझते हैं, विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सभी जानते हैं विद्यालय क्या होता है। विद्यालय एक ऐसी शैक्षिक संस्थान है जहां बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान यानी कि ऑफिशियल जो है एजुकेशन प्रदान की जाती है। ये बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ विभिन्न विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का या समझाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या है। शैक्षिक उद्देश्य होता है इसकी विशेषता, सामाजिक और मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना, सुविधाएं और संसाधन। ठीक है, उसके अलावा जो है सहायक सेवाएं देना, कक्ष और पाठ्यक्रम, उसके अलावा नियम और अनुशासन सिखाना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से क्या समझते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उल्लेख करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से गरीब, पिछड़े और समाज के वंचित वर्गों से संबंधित बालिकाओं, ठीक है, बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना। और इस योजना के तहत दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय यानी कि हॉस्टल वगैरह विद्यालयों की स्थापना की जाती है जहां वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के प्रमुख उद्देश्य, तो यहाँ पे उद्देश्यों की बात हुई है, तो उद्देश्य क्या क्या है। गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये एक उद्देश्य है। लड़कियों को सशक्त बनाना दूसरा उद्देश्य है। इसके अलावा जो है बालिका शिक्षा स्तर को बढ़ाना है, समान अवसर सुनिश्चित करना, शारीरिक और मानसिक विकास करना, आवासीय व्यवस्था प्रदान करना यानी कि हॉस्टल वगैरह प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करना, इसका उद्देश्य है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, इस कथन का तात्पर्य है कि शिक्षा समाज के परिवर्तनों को अपनाती है। ठीक है, समाज में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से हम शिक्षा जो है देते हैं, सिलेबस चेंज करते हैं, पाठ्यक्रम बदलते हैं, हर चीज जो है इसी तरह से लागू होती है। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करती है, इस कथन का तात्पर्य है कि शिक्षा समाज के परिवर्तनों को अपनाती है और उस दिशा में कार्य करती है जिसका उद्देश्य समाज के विकास में सहायक होना है। समाज में होने वाले बदलाव के अनुसार शिक्षा की दृष्टि, प्रणाली और उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि शिक्षा समाज के विचार, दृष्टिकोण और धारा के साथ तालमेल बनाए रखती है और इन परिवर्तनों को अपनाती है। उदाहरण स्वरूप यदि समाज में लैंगिक समानता की दिशा में सुधार हो रहा है तो शिक्षा प्रणाली में भी लड़कियों और लड़कों के लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना, समाज में लड़के और लड़कियों को अच्छा माना जाता है या बराबर माना जाता है या उनकी स्थिति में सुधार होती है, तो शिक्षा प्रणाली में भी लड़कियों और लड़कों के लिए जो है मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस डेवलप किया जाता है, उनके लिए स्ट्रीम्स नई नई खोली जाती है, उनके लिए शैक्षिक वातावरण नया नया पैदा किया जाता है, अवसर नए नए दिए जाते हैं और ये सभी के लिए समान। इसकी व्याख्या करने को बोला है तो समाज में बदलाव के प्रभाव, ठीक है, ये बता सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया बता सकते हैं। सामाजिक ढांचे की समझ है, शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव, समाज के लिए शिक्षा का रूपांतरण। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या कहते हैं अपने व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके हमें क्या है इनकी इस कथन की व्याख्या करनी है तो व्याख्या यहाँ पे हो गया। अब जो है आपका संस्कृति का क्या आशय है, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। संस्कृति जिसको हम कल्चर बोलते हैं एक व्यापक और जटिल अवधारणा है। व्यापक भी है, बहुत विशाल है, और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स भी है, जो किसी समाज, समुदाय या समूह के जीवन के ढंग को, उनके विश्वासों को, परंपराओं को, सामाजिक व्यवहारों को, मूल्यों को, दृष्टिकोणों को और अनुभवों को व्यक्त करती है। ठीक है, ये सब चीजें जो है क्या है, संस्कृति क्या होती है। संस्कृति में समाज में जो भी चीज़ है, उनके जीवन जीने का ढंग है, उनके विश्वास हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके व्यवहार हैं, उनके मर्यादा है, मूल्य है, दृष्टिकोण है, अनुभव है, इन सभी को मिला करके जो चीज़ निकलती है वही हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, तो इसको एक व्यापक और जटिल अवधारणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये बहुत विशाल भी है
किसी की कुछ संस्कृति है, किसी की कुछ संस्कृति है। आप देखोगे किसी जगह पे मंगलवार को जो है बहुत ही उपवास किया जाता है, किसी जगह मंगलवार को कुछ मानते ही नहीं है, किसी जगह पे गुरुवार को कुछ मानते हैं तो किसी जगह गुरुवार को कुछ मानते नहीं है। तो इस तरह से संस्कृति है और ये बहुत ही व्यापक है, यानी कि हर जगह के लिए कुछ ना कुछ अलग संस्कृति है, इसकी अवधारणाएं कुछ और है। संस्कृति का तात्पर्य केवल परंपराओं, कला और धर्म से नहीं है, बल्कि यह जीवन के लगभग सभी पहलुओं को शामिल करता है, इसीलिए व्यापक है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, क्योंकि एक पीढ़ी जो हमारे पीढ़ियों में ये होता था, हमारे पीढ़ी में ये होता था, हमारे दादा ये करते थे, हमारी अम्मा वो करती थी, तो वो चलता रहता है ना, बढ़ता रहता है, फिर धीरे धीरे खत्म भी होता है और समाज के प्रत्येक सदस्य के जीवन में गहरे रूप से समाहित होती है। संस्कृति के प्रमुख आयामों का वर्णन करना है तो संस्कृति में हमारी भाषा दिखाई देती है, हमारा धर्म दिखाई झलकता है, संस्कार और हमारी परंपराएं झलकती हैं, कला और हमारा साहित्य झलकता है, सामाजिक व्यवहार और संरचनाएं होती हैं, मूल्य और नैतिकताएं होती है, वस्त्र और भोजन होते हैं। हर जगह देखोगे राजस्थानी अलग पहनेंगे, हरियाणवी अलग पहनेंगे, बंगाली अलग पहनेंगे, गुजराती अलग पहनेंगे, तो ये सारे के सारी चीज़ें होती है, हमारी संस्कृति है। समाज की पहचान जो है वो भी हमारी संस्कृति के हिसाब से हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप समझ ही गए, इतनी देर से हमने पढ़ा जो उसमें सब कुछ आ गया। तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जो न केवल छात्रों को अकादमिक ज्ञान दे या प्रदान करे, बल्कि उनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करती है। यह शिक्षा केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए केंद्रित नहीं होती है, बल्कि यह छात्रों के समग्र व्यक्तित्व, कौशल और जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने की क्षमता को विकसित करने में ध्यान देती है। इसी को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रमुख आयाम कौन कौन से, तो अधिगम का सशक्तिकरण, ठीक है, पहला आयाम है। समावेशी शिक्षा, मूल्य और नैतिक शिक्षा, अनुकूल वातावरण, कौशल विकास, प्रेरणा और मानसिक स्वास्थ्य, ये सारे के सारे जो है आपके आयाम हैं। साक्षरता और गणितीय क्षमता, नवाचार और रचनात्मकता, इन सभी के डिटेल आपको हर हेडलाइन के नीचे मिलेगी। सामाजिक विषमताओं से क्या समझते हैं, सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक विषमताएं समाज में उत्पन्न होने वाली असमानताएं हैं जो विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, लिंगों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच भेदभाव और विभाजन को दर्शाती हैं। ये असमानताएं शिक्षा, आर्थिक संसाधनों, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत अधिकारों के वितरण में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। समाज में सामाजिक विषमताएं तब उत्पन्न होती हैं जब कुछ समूहों को विशेष अधिकार, अवसर और संसाधन मिलते हैं, जबकि अन्य समूह को इनसे वंचित कर दिया जाता है या नहीं मिलते हैं। सामाजिक विषमताएं समाज की संरचना में असंतुलन उत्पन्न करती है और समाज में विरोध, अशांति, असमानता की भावना को बढ़ाती है। भारत में सामाजिक विषमताएं जातिवाद, वर्गवाद, लिंग भेदभाव और क्षेत्रीय असमानता के रूप में प्रकट होती हैं, देखी जा सकती हैं। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो हम बता सकते हैं। पहला उपाय है शिक्षा का प्रसार और समान अवसर प्रदान करना, इसकी डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आरक्षण नीति, इसका डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। समाज के लिए कानूनी उपाय, इसी तरह से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन, आर्थिक अवसरों में समान वितरण, जातिवाद और भेदभाव की समाप्ति, सामाजिक कार्यक्रम और योजनाएं, सामाजिक संगठनों का सहयोग। तो ये सारे सारे आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें से जितना चाहें आप उतना लिखें, जितना याद हो उतना ही याद करें। और सारे पॉइंटों को सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में दिया गया है। शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। अभी निजीकरण था, अभी ये सार्वजनिकरण की बात हो रही है। शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ है शिक्षा को सभी वर्गों, समुदायों और जातियों के लिए उपलब्ध और सुलभ बनाना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा को सामान्य और व्यापक रूप से समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ताकि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित हो सके। समान पड़ोसशाला से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। समान पड़ोसशाला, तो समान पड़ोसशाला का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी नज़दीकी या पड़ोसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त हो, जिससे उसे शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की भौतिक या सामाजिक बाधाएं ना आए। यानी कि पड़ोस का मतलब हो गया, आपने समान पड़ोसशाला का मतलब हो गया कि हमारे पड़ोस में जो स्कूल है वहाँ पर जो है उसको शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा जाए, जिससे शिक्षा प्राप्त करने में उसको किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, भौतिक मतलब कि उसको जाने में तकलीफ हो रही है, बहुत दूर है, या फिर वो गाड़ी का किराया नहीं दे सकते, ठीक है, इसको उसको या फिर उसके माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि उसको छोड़ पाएँ, हैं, और कोई भी सामाजिक बाधाएं ना आए। तो इस तरह से
जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए समाज पड़ोसशालाएँ होती हैं। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम और सुलभ बनाना है, ताकि वे घर से दूर जाने की परेशानी और समय की बर्बादी के बिना नज़दीकी स्कूल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकें। बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं? बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को प्रतिपादित कीजिए। तो आप जानते हैं बालिका शिक्षा क्या होती है, फिर भी एक लाइन में। बालिका शिक्षा से तात्पर्य लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। बालिका शिक्षा का उद्देश्य लड़कियों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रमुख चुनौतियाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बालिका शिक्षा में? तो देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव होता है, ये प्रॉब्लम है कि बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती। आर्थिक कारण भी है जिसके कारण वो शिक्षाएं नहीं प्राप्त करती। सुरक्षा और परिवहन समस्याएं हैं, भाई जहाँ पे जा रही हैं उसकी सुरक्षा एक तो चिंता लगी रहती है, और परिवहन समस्याएं भी है। भीड़ भाड़ वाली अगर जो बस है उसमें भी थोड़ी सी समस्या आती है, ठीक है। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, आप जानते हो ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। और प्राथमिकता का अभाव, ठीक है। उसके अलावा संस्कारी और पारिवारिक पारंपरिक सोच जो होती है वो भी है एक। और शिक्षक शिक्षिका की कमी, ठीक है, मतलब जहाँ पे बालिकाएं जाएंगी वहाँ पर लेडी टीचर ना उपलब्ध हों, तो ये एक और समस्या हो जाती है। परिवार वहाँ पे नहीं भेजता कि वहाँ पे तो जेंट्स पढ़ाते हैं सारे, तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय प्रतिपादित। अब इस शिक्षा को अगर बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? सामाजिक जागरूकता का अभियान चला सकते हैं, आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियां दे सकते हैं बालिकाओं को, उसके परिवार को, सुरक्षित परिवहन और स्कूल की सुविधाएं दे सकते हैं, प्रेरणा और सशक्तिकरण कर सकते हैं, शिक्षिका प्रशिक्षण कर सकते हैं, है ना। प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य उन कक्षाओं से है जिनका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी शैक्षिक कौशल और मानसिक विकास की नींव रखना है। यह शिक्षा आमतौर पर बच्चों को 3 से 6 वर्ष की आयु में प्रदान की जाती है और इससे प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक कौशल, भाषा विकास और व्यक्तिगत सोच को आकार देना होता है। मतलब स्टार्टिंग में उनको ये समझाना होता है कि वो किस तरह से सीख सकते हैं, समाज में कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए, अपनी भाषा को किस तरह से उनको बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं 3 से 6 वर्ष की आयु में। प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आप उद्देश्य बता सकते हैं कि जो है बुनियादी ज्ञान और कौशल का विकास करना, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना, संचार कौशल का विकास करना और शारीरिक विकास करना। और इसकी आवश्यकता, प्रमुख आवश्यकताएं की बात करें तो बता सकते हो, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता, ठीक है, सुनिश्चित और सुलभ बुनियादी सुविधाएं, सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता, समाज का समर्थन। इसके अलावा पारिवारिक सहयोग, समावेशी शिक्षा और सकारात्मक और सृजनात्मक वातावरण। राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो अभी अभी मैंने बताया था राज्य के अनिवार्य, सॉरी राज्य के नहीं थे वो, सॉरी यहाँ पे हम पढ़ेंगे राज्य के अनिवार्य तत्व। राज्य के अनिवार्य तत्वों के वे मूलभूत तत्व होते हैं जिनके बिना राज्य का अस्तित्व ही संभव नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के तहत राज्य के ये तत्व स्पष्ट रूप से वर्णित है। राज्य के अनिवार्य तत्व सामान्यतः 3 प्रमुख घटकों में बांटा जाता है जो निम्नलिखित है: भौगोलिक क्षेत्र, लोग यानी कि पीपल, और शासन यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आपसे थोड़ा लंबा पूछे तो आप थोड़ा इतना डिटेल में लिखेंगे, छोटा पूछोगे तो छोटा, छोटा पूछेगा तो छोटा भी मैं बताऊंगा। राज्य की परिभाषा। राज्य एक ऐसा संगठन है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में शासन करता है और वहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। ये हो गया राज्य से आप क्या समझते हैं उसके बारे में। यह एक राजनीतिक संस्थान है जो संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर अपनी गतिविधियों का संचालन करती है। राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की भलाई और समाज की शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य की परिभाषा की बात करें, अगर डायरेक्ट परिभाषा पूछे क्या समझते हैं ये समझा दिया। परिभाषा पूछे तो राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थिर सरकार के माध्यम से अपने नागरिकों पर शासन करती है और समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करती है। राज्य की परिभाषा ये हो गई। प्रमुख तत्व में अभी मैंने बताया था, भौगोलिक क्षेत्र, लोक और शासन होता है। एक एक लाइन में इसको भी बता सकते हो आप, छोटे प्रश्न में अगर पूछता है राज्य के प्रमुख तत्व को लिखिए। और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में केवल नाम नहीं लिखना है, ये थोड़ा डिटेल लिखनी है। 3 नंबर में पूछे तो 3 नंबर में थोड़ा सा ये डिटेल बता देना है। 4 नंबर में भी ये डिटेल चल जाएगा। इसके बाद जो है आपका राज्य के कार्य क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है राज्य के कार्य लिखिए। तो ये राज्य के बहुत सारे कार्य हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसमें आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई नहीं है।
अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो लिखना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो उसमें आपको केवल पॉइंट लिख देना है। नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं का प्रबंध करना, संप्रभुता की रक्षा करना। शैक्षिक अवसरों की असमानता, समानता नहीं, अब यहाँ पे असमानता का क्वेश्चन है कि प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे शैक्षिक अवसरों की असमानता का तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर न मिल पाना। यह असमानता आमतौर पर वही जाति, धर्म, लैंगिक लिंग, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जैसे कि वो गांव का है या शहर का है, उसके आधार पर जो है उत्पन्न होती है। शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभाव जो हैं उसमें हम ये पॉइंटों को डाल सकते हैं। सामाजिक असमानता, भेदभाव में वृद्धि है, आर्थिक असमानता का विस्तार, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक गतिशीलता में कमी और राजनीतिक और नागरिक जागरूकता की कमी, ये सब चीज़ें। सामाजिक अधिकारों से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो नागरिकों को समाज में समान रूप से जीवन यापन, उनकी भलाई और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति से संबंधित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज के सभी सदस्य एक समान अवसर और संसाधनों का लाभ उठा सके। हैं, सामाजिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य हम बता सकते हैं। अगर उद्देश्य पूछे, ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, काम का अधिकार और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं। तो इस तरह से ये आपका मेन इंपॉर्टेंट एक वन शॉट वीडियो जो आपने देखा, सब्जेक्ट नंबर 802, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं वो हम लेके आए, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझा। आपने पढ़ लिया होगा इस वीडियो को, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। आप क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जब आपको आंसर की चाहिए होगी नोट्स प्राप्ति के लिए हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट सब्जेक्ट में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।